So let me copy the link and we share with him. Now, लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, हमने प्रॉप्स के बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी और हमने कहा था कि एक न्यूमेरिक वैल्यू को भी एज अ प्रॉप हम कैसे पास कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग वैल्यू को एज अ प्रॉप कैसे पास कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को एज अ प्रॉप कैसे पास कर सकते हैं और एक अरे को एज अ प्रॉप कैसे पास कर सकते हैं। तो हमने न्यूमेरिक और स्ट्रिंग के केस में ये देखा था कि जब हम प्रॉप्स को किसी फंक्शन में जाके एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलता है। तो हमने यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर किया था और फिर उसके अंदर, लेकिन जब हम पास ही ऑब्जेक्ट कर रहे होंगे तो फिर ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक ऑब्जेक्ट जो हम पास कर रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट जो रिएक्ट इंटरनली खुद बना लेगा, इसको हमारे ऑब्जेक्ट को रैप कर लेगा। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट को फिर गेट करने के लिए पहले हमने इसको डिस्ट्रक्चर किया और फिर डिस्ट्रक्चर करने के बाद हमारे पास इंटरनल ऑब्जेक्ट आया तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्प्ले कराया। सो आई एम डैम श्योर कि 2 छुट्टियां भी गुजरी हैं तो आपको मैं दोबारा से इसका ओवरऑल डिटेल रिकैप देने की जरूरत नहीं है। आई विल मूव अहेड स्ट्रेट अवे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 2 चीजें आपको समझानी है या बतानी है। पहली चीज तो हम जरा इस पे फोकस करते हैं। जब भी हम कोई भी डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन बनाते हैं ना, डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन का मतलब क्या है? यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं अक्सर पिछले जितने भी बैचेस गुजरे हैं उनमें केएफसी की वेबसाइट बनवाई या केएफसी, इट्स काइंड ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट के जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये रिएक्ट में बनी है, गालिबन ये एंगुलर में बनी है, किसी और फ्रेमवर्क में बनी है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो फ्लो है दैट्स वेरी गुड, दैट्स समथिंग व्हिच आई रियली लाइक। प्रीवियसली हमने जब केएफसी की वेबसाइट शुरू की तो केएफसी वाले ने अपना लेआउट ही चेंज कर दिया और हमारा वो प्रोजेक्ट मिड में ही रहा। मैं कोशिश करूंगा कि अब हम इसी तरह का कोई या ये या कोई भी ई कॉमर्स का या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट करें ताकि हम एट द एंड ऑफ द डे एक पूरी उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। एनीवे, सो हम ये जब यूआई बनाते हैं तो डेटा ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि आप ये देख रहे हैं कि जब हमने केएफसी की वेबसाइट ओपन की तो बाकी सारी चीजें भी हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स यहाँ आ रहे हैं, तो ये सारा क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। ये डेटा कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं बैकएंड से आ रहा है, किसी सर्वर में किसी डेटाबेस के अंदर पड़ा होगा और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है या रेंडर हो रहा है यूआई पे। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कैटेगरीज हैं सारी, वो जो उन्होंने दी हुई हैं। आप किसी एक कैटेगरी पे क्लिक करें तो सिर्फ उस कैटेगरी से रिलेटेड सारे के सारे प्रोडक्ट आपके सामने लिस्ट हो जाएंगे। आप वापस जाएं, किसी दूसरी कैटेगरी को क्लिक करें तो ये सिर्फ इस दूसरी कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट जो है यहाँ के आ जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे। इसी तरह किसी ये बेसिकली क्या है, डेटा ड्रिवन वेबसाइट है। ये वेबसाइट सारी की सारी डिपेंड किस पे कर रही है, डेटा पे कर रही है। और डेटा कहाँ से आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है। बैकएंड का मतलब कोई सर्वर लिखा होगा, उस सर्वर पे कोई डेटाबेस पड़ा होगा और उस डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच। अल्टीमेटली हमने ये काम, क्योंकि मन स्टैक का कोर्स है तो हमने भी क्या करना है, अपना सर्वर लिखना है खुद, फिर अपना डेटाबेस बनाना है खुद, सर्वर और डेटाबेस को कनेक्ट करना है और फिर अपने फ्रंट एंड को सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। तो हमारा ये 3 टियर काम हो जाएगा। पहला, फ्रंट एंड हम डिजाइन कर रहे हैं, फिर हम बैकएंड लिखेंगे खुद, फ्रंट एंड और बैकएंड को आपस में कनेक्ट करेंगे, फिर डेटा कहाँ से आएगा, डेटाबेस में, फिर अपने बैकएंड को किससे कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस से। तो ये 3 लेयर्स हो जाएंगी। फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, सर्वर से रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस से, डेटाबेस से डाटा का रिस्पॉन्स मिलेगा सर्वर को और सर्वर वापस वो रिस्पॉन्स हमें क्लाइंट पे दे देगा। एंड दिस इज व्हाट everything and this is all happening right over here in this case in front of you for now. तो अभी चूंकि हमने बैकएंड तो नहीं पढ़ा, अभी हमने डाटा भी नहीं देखा या डाटा हमारे पास है भी नहीं, तो हम क्या करते हैं, सैंपल के लिए, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा इसको उठाना है, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, तो मुझे सैंपल डाटा चाहिए, ठीक, ताकि मैं उस सैंपल डाटा को यूआई में रेंडर करके आपको वो उस चीज की सिमुलेशन कर सकूं। एक्चुअली तो तब होगी जब हम बैकएंड लिखेंगे, डेटाबेस से आएगा, लेकिन हम उसकी सिमुलेशन एटलीस्ट कर सकें। सो मैं इस ई कॉमर्स की एक सिमुलेशन को लेता हूँ और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए। अच्छा, नॉर्मली याद रखिएगा कि इस वक्त जो बेहतरीन स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है डेटा एक्सचेंज का क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, वन ऑफ द फास्टेस्ट वे एंड अ बेटर स्टैंडर्ड which is being followed around the world is JSON फॉर्मेट। यानी हम डेटा को जब एक्सचेंज करेंगे ना क्लाइंट से सर्वर पे, सर्वर से डेटाबेस से वापस सर्वर पे, सर्वर से वापस क्लाइंट को, तो ये डाटा किस फॉर्म में होगा, जेसन फॉर्मेट में होगा। और जेसन फॉर्मेट आपको पहले से पता है क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। एक जावास्क्रिप्ट का प्लेन ऑब्जेक्ट था और एक जेसन ऑब्जेक्ट था, गालिबन दोनों का जिक्र मैंने किया है। जेसन में क्या होता है, की वैल्यू दोनों स्ट्रिंग होते हैं और जावास्क्रिप्ट में सिर्फ, मतलब दोनों स्ट्रिंग नहीं होती, वो प्लेन ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट की कीज जो है नॉर्मली दे आर नॉट स्ट्रिंग बट द वैल्यूज आर स्ट्रिंग अदर देन नंबर्स, नंबर है तो वो स्ट्रिंग में नहीं होगी। तो जेसन का फॉर्मेट पता है ना आपको, उसमें दोबारा जाने की जरूरत तो नहीं है। अब मैं ये सपोज करता हूँ
कि आई नीड द डेटा और डेटा अबाउट प्रोडक्ट्स। ये सारे के सारे क्या हैं, सपोज करें कि प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें कि हमें कितने किस्म का डाटा चाहिए। हर एक जो प्रोडक्ट है उसका एक इमेज चाहिए, एक उसका टाइटल या हेडिंग चाहिए, एक उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए और एक उसकी प्राइस चाहिए। ये तो वो चीज़ें हैं जो सामने विजिबल है। कुछ मजीद चीज़ें भी रिक्वायर्ड हो सकती हैं। स्टॉक, यानी कितनी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, और फिर इसका वेंडर कौन है, यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हम सीधा-सीधा 5-6 अक़साम की इन्फॉर्मेशन को फिलहाल स्टोर करते हैं। रेटिंग क्या है इसकी, एवरेज रेटिंग क्या है इसकी, बहुत सारी चीज़ें अगर हम डिटेल पेज पे जाएँ तो हमें मिलेंगी। फिलहाल हम सिर्फ क्या करते हैं, ये जो 4-5 चीज़ें अपेरेंटली नज़र आती है ना, इनको मद्देनज़र रख के अपने डाटा की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? सो लेट्स सी। अब मुझे डाटा चाहिए तो हम नॉर्मली, मैंने आपको बार-बार ये कहा है कि हम रिएक्ट बेस्ड ऐप में प्रेफ़र करते हैं कि डाटा को जेसन फॉर्म में रखें, ठीक? तो उसके लिए ये मेरा रूट कंपोनेंट है ऐप का, और इसके अंदर अगर मैं आता हूँ, तो या इससे बाहर आता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक रख लेता हूँ जी, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि प्रोडक्ट्स एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास, एक प्रोडक्ट तो नहीं होगा ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मल्टीपल चीज़ों को या मल्टीपल या लिस्ट को हम किस में रखते हैं, नॉर्मली अरे में रखते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो एक प्रोडक्ट है उसमें किसी एक टाइप का डाटा तो नहीं होता ना, उसी में इमेज भी होगा, उसी में टाइटल भी होगा, प्राइस भी होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स की हैं, कुछ स्ट्रिंग डाटा टाइप्स की हैं, कुछ हो सकता है कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो, कुछ अरे हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, एक ऑब्जेक्ट एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर 10 ऑब्जेक्ट होंगे तो कितने प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा? 10 प्रोडक्ट्स को। आप इसको यूँ समझें कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या हैं? सारे के सारे जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं। आपके सामने यूआई में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शो, एंड टू शो दिस काइंड ऑफ थिंग, डेफिनिटली आई नीड अ सोर्स ऑफ डेटा या डेटा सोर्स। तो इनका डेटा सोर्स तो क्या है? सर्वर है जहाँ से आ रहा, डेटाबेस में कहीं सेव्ड है। तो हमारे पास तो अभी डेटा सोर्स कोई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले अपनी एप्लीकेशन के लिए डेटा सोर्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक? उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए आईडी। अच्छा, ये जो आईडी है, नॉर्मली ये यूनिक होती है। आपको कहीं सामने प्रोडक्ट में आईडी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हर एक प्रोडक्ट या हर एक आइटम जब आप अपनी लिस्ट में रखें, तो कोशिश करें कि हर एक को यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई एक आइडेंटिफायर दे दें, ठीक? यानी हम आईडी क्या रखेंगे, यूनिक रखेंगे फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। तो मैंने पहला इसको दिया आईडी, दूसरा मैंने दिया जी टाइटल, ये स्ट्रिंग होगा, मैं इनको फिल करता हूँ बाद में। तीसरा मैंने दिया जी डिस्क्रिप्शन, चौथा मैंने दिया जी प्राइस, एंड सिंस दिस इज नॉट स्ट्रिंग तो मैं इसको लेट सपोज ये कर देता हूँ, और इसके बाद मैंने दिया जी स्टॉक, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक 20 पीसेज इसके पड़े में। अब ये जो टाइटल है, मैं चूंकि इसी को रेप्लिकेट कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहीं से डाटा जो है वो यही वाला कॉपी करके यूज कर लूँ, बिकॉज हमें खुद डमी डाटा लिखेंगे तो शायद वो बाद में हमें भी समझ ना आए क्या लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से, सॉरी, हाँ, नहीं मैं बताता हूँ ना, सारा सोल्यूशन बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप कह रहे हैं, सॉरी यू आर राइट, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि इमेज की हमने नहीं दी, ये वाली चीज, ठीक। अच्छा, अब ये मेरा एक अदर देन इमेज एक प्रोडक्ट मेरा बन गया, और बैकएंड पे अगर आप कहीं डाटा सोर्स कहीं में दिखा सकता, तो वो नॉर्मली इसी शेप में होता है, क्योंकि नेटवर्क पे एक्सचेंज ऑफ डाटा सबसे फास्ट और मॉडर्न तरीका कौन सा है? जेसन फॉर्मेट में, ठीक। अब ये हमारा एक बन गया ऑब्जेक्ट, मैं इसको कॉमा करके यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, सपोज मुझे कितने आइटम्स चाहिए? 10। अच्छा, एक और चीज भी यहाँ मुझे देनी है, कैटेगरी, क्योंकि आपको पता है कि हर प्रोडक्ट किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कहा था ना कि काफी सारी चीजें हैं जो हमें बाहर नहीं दिखती, लेकिन बैकएंड पे मेंटेन हो रही हैं। तो मैं इसकी साथ में कैटेगरी भी मेंशन करूंगा कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, और इसको मैं अब कॉपी, कैटेगरी के अलावा और क्या हो सकता है, आई मीन लॉट्स ऑफ थिंग्स हो सकती हैं। पहली कैटेगरी क्या है? एवरीडे वैल्यू। सो मैं इसको क्या कह सकता हूँ जी, एवरी डे। मैं डेटा प्रिपरेशन पे इसलिए टाइम लगा रहा हूँ कि आज से अगली 4 या 5 क्लासेस में
बल्कि अगली हर क्लासेस में हमें डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक ही दफ़ा थोड़ा-सा टाइम लगा के पूरा डाटा प्रिपेयर कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारा इस काम पे टाइम ज़ाया ना हो। तो डाटा प्रिपरेशन के लिए इसलिए मैं ज़रा थोड़ा-सा कंसर्न्ड हूँ। अच्छा, अगली बात ये है कि हाउ डू वी एक्चुअली रेंडर द इमेजेस? तो पहली बात तो ये है कि जब हम एक्चुअल एप्लीकेशन बनाएंगे तो इमेजेस कहाँ से आएंगे? सर्वर साइड से। यानी इमेजेस कहाँ पर पड़े होंगे? हमारे सर्वर पे पड़े होंगे। अभी चूंकि मैंने ऑब्वियसली अपना सर्वर बनाया नहीं और बैकएंड में हमने अभी गए ही नहीं है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सोर्स के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस का, और सारे फोल्डर यहाँ प्लेस कर देता हूँ। ये सारे इमेजेस जो है वो इस फोल्डर के अंदर प्लेस कर देता हूँ। अब सवाल ये है कि मुझे सारे इमेजेस चाहिए जो कि यहाँ अपीयर हो रहे हैं, ठीक? तो अब मैं बार-बार राइट क्लिक करके एक-एक इमेज सेव करके जाके उसमें प्लेस करता रहूँ, दैट्स इवन आई मीन ये तरीका है, लेकिन मेरे पास एक इमेज एक एक्सटेंशन है जो क्या करती है, मेरा ये सारा काम कर देती है। और वो इमेज क्या है? वो एक्सटेंशन क्या है? सेव ऑल इमेजेस। ये क्रोम ब्राउज़र की एक्सटेंशन है, और सेव नहीं, डाउनलोड ऑल इमेजेस, ठीक है? इस एक्सटेंशन को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना, इस पे क्लिक करेंगे, तो जो वेबसाइट ओपन होगी उस वेबसाइट के जितने इमेजेस हैं वो खुद ही डाउनलोड कर देगा। नहीं, सिर्फ इस पेज की, ऑब्वियसली हमें इन्ना भी होना। थोड़ा जहाँ पे भी कुछ कर लो। ठीक है? सो मे बी कोई ऐसी हो जो पूरी वेबसाइट की भी कर ले, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, यू कैन सर्च आउट फॉर दैट, क्योंकि आजकल ज़ाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हर बंदा जानना उसके लिए मुश्किल है। तो अभी मेरे पास कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरी एक्सटेंशन है, इसको मैं पिन कर लेता हूँ सबसे पहले। पिन करने के बाद मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, तो ये मुझे एक ज़िप फ़ाइल दे देगा। इट विल टेक सम टाइम, और इस ज़िप फ़ाइल में इस पेज की बिलख़ुसूस सारी इमेजेस मुझे दे देगा। इफ आई एक्सट्रैक्ट इट एंड इफ आई कम बैक, तो इसने सिर्फ इस करंट इमेज की दी है, ठीक है? सो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे, मेरी ज़रा ज़रूरी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कॉल पिक नहीं कर रहा, तो जो ही मुझसे रब्ता करता है तो मैं बता दूँगा। वैसे मैंने उस दिन रिक्वेस्ट की थी अब्दुल भाई की, एटलीस्ट जब वो लिया था रेंट पे तो एक कॉपी हमारे पास होनी चाहिए।
काफी हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन अब्बू ने शायद उसको नहीं किया, कितनी किया है ध्यान में निकलेगा। चल यार जो होगा दिखा। सॉरी। अच्छा, ये मैंने इमेजेस को रीनेम कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज आप सेम नाम भी रहने देते हैं, कोई मसला नहीं था। सो मैं इन तमाम इमेजेस को अपने सोर्स के फोल्डर में ले आया हूँ। जो मेरा सोर्स का फोल्डर है राइट इन हियर, यानी सोर्स के फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है, गॉट इट। अब मुझे ये इमेजेस के पाथ यहाँ देने हैं, यानी मैं ये जो डेटा का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इसके अंदर मुझे इस इमेज का पाथ देना है, और फिर जहां मैं रेंडर करूंगा तो ये डेफिनेटली पाथ जहां पे भी दूंगा तो वो इमेज इटसेल्फ उठ के इस फोल्डर से वहां पे सर्व हो जाएगा या रेंडर हो जाएगा, ठीक है। सो पाथ कैसे दूंगा? इस वक्त मैं मौजूद हूँ app.jsx में, और आप ये देख लेंगे app.jsx जिस फोल्डर के अंदर है उसी फोल्डर में इमेजेस का फोल्डर है। तो मैं क्या करूंगा, डॉट का मतलब करंट फोल्डर, ये पता ना, डॉट करंट फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है और इमेजेस के अंदर वन डॉट, चेक कर लें कि इसकी एक्सटेंशन क्या है, पीएनजी है, गॉट इट। तो मैं यहाँ पे देता हूँ जी वन डॉट पीएनजी। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार हो गया है, जिसको मैंने इसके साथ सिमुलेट करना है। मेक सेंस? अब मैं थोड़ा सा मजीद जल्दी से बाकी ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लेता हूँ, एटलीस्ट 8 या 9, 8 इमेजेस हैं तो 8 तैयार कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार मसला ना हो। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे आए और इनको जल्दी से इसकी आईडी कर लें 2, और इसका इमेज भी कर लें 2, इसकी आईडी कर लें, दैट्स गोइंग टू बी 3, और इसकी भी कर लें 3, और इसकी आईडी कर लें 4 एंड 4, 5 एंड 5, देन 6 6, देन 7 7, 8। मेक श्योर कि सारी पीएनजी, ताकि कोई ब्रेक ना हो। आखिरी पीएनजी नहीं है जेपीजी। अक्सर ये भी होता है कि एक्सटेंशन देखते नहीं है, जब ब्रेक हो रही होती है तो परेशान हो रही होता है, पता नहीं क्यों ब्रेक हो रहा है हमारा। सो जेपीजी, ओके जी, ये क्लियर हो गया, आपका ये डाटा बन गया। अब आप चाहें तो सारों के टाइटल या कैटेगरीज भी चेंज कर लें, क्योंकि सारे प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी से रिलेटेड तो नहीं होते। इस केस में एक ही है, क्योंकि हम सारा डाटा तो नहीं कॉपी कर सकते ना पूरी वेबसाइट का, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम कुछ की कैटेगरीज रैंडमाइज तरीके से चेंज कर लेते हैं। जैसे ये क्या है, सिग्नेचर बॉक्सेस, तो कुछ की कैटेगरी को क्या कर देते हैं, सिग्नेचर बॉक्सेस कर देते हैं। सपोज इसको हम कर देते हैं जी सिग्नेचर बॉक्सेस, और इसी तरह इसको उठा के इसको भी, सॉरी ये तो टाइटल हुआ, ये कैटेगरी में जाके सिग्नेचर बॉक्सेस, और एक दो की और कर देते हैं विच इज शेयरिंग। सो इस वाले को हम कर देते हैं जी शेयरिंग। ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसका डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, डाटा प्रिपरेशन है, क्योंकि डेवलपमेंट में इस चीज को यूज होना है, तो इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, ठीक। और दूसरी बात, ये जेसन डाटा नहीं है, ये प्लेन जेएस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आपको फर्क पता है कि प्लेन जेएस ऑब्जेक्ट में और जेसन ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, पता है ना आपको? नहीं पता? ओके, मैं फर्क बता देता हूँ, तो बोला करे ना, ये प्लेन जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेपरेट ला के ये करके ये कर दूं ना, ये जेसन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दोनों स्ट्रिंग होती हैं, कीज भी और वैल्यूज भी। नंबर्स स्ट्रिंग नहीं होते, क्योंकि नंबर स्ट्रिंग बन जाए तो फिर नंबर तो रहे ही ना, वो स्ट्रिंग बन गए ना। ये जेसन का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर उसके बाद अगर ये सारे ऑब्जेक्ट्स इनकी कीज स्ट्रिंग में नहीं है तो वो प्लेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, और अगर इनकी कीज भी स्ट्रिंग में है तो वो क्या है, जेसन का ऑब्जेक्ट है। और जेसन इज अ फेमस स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंजिंग द डेटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर या ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क पे जो भी कम्युनिकेशन होती है डाटा एक्सचेंज के लिए कौन सा फॉर्मेट सूटेबल होता है, जेसन होता है। तो ये जेसन है, ठीक है। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। एनीवेज, ये हमारा डाटा प्रिपेयर हो गया। अब आप चाहें तो इनके टाइटल्स भी चेंज कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो पहला टाइटल है दैट इज गोइंग टू बी अ क्रिस्पी बॉक्स, दूसरे को हम कह लेते हैं जी क्रंच बर्गर। तो जल्दी से मैं यहाँ से क्रंच बर्गर कर लेता हूँ, और इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
और इसकी जो प्राइस है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 220। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा आए और इस पे आए राइस एंड स्पाइस। मुंह पे पानी तो नहीं आ रहा आपके? मेरे तो आ रहा है। सो हम KFC वालों की मुफ्त की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनको हमें शुक्रिया तो करना ही चाहिए। ओके, ये सिंपली मैं यहाँ स्टार्ट में कर्सर रख के शिफ्ट और एंड की दबाइए, शिफ्ट एंड, तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। ठीक है, एनीवे सो ये आ गया राइस एंड स्पाइस। राइस एंड स्पाइस के बाद दोबारा आए अगर आप तो जिंगरेला या जिंगराठा, जिंगराठा, ये जिंगराठा को दे दें और दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। और क्रिस्पी क्रिस्पी कितने रह गए भाई? ये तो 4 रहते हैं यार। नहीं, बैकएंड पे हार्ड कोड नहीं होता, एक एडमिन पैनल बना होता है और जब भी कोई आपके स्टोर में नया प्रोडक्ट इन होता है तो वो एडमिन पैनल के सामने यूजर इंटरफेस होता है, वो यूजर इंटरफेस से बड़ा क्विकली वो नया प्रोडक्ट ऐड कर देता है, वो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। हार्ड कोड नहीं करते कोई भी चीज, डेटाबेस में सेव करते हैं थ्रू द फॉर्म्स। जैसे आप किसी बैंक में गए, आपने अकाउंट खुलवाना है तो वो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा और साथ साथ कंप्यूटर में फीड करता रहेगा। जो ही वो कंप्यूटर में फीड करेगा आपका अकाउंट खुल जाएगा, तो आपकी इन्फॉर्मेशन पूरे बैंक की सारी ब्रांचेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यही काम होता है कि KFC एक सेंटर हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस में ये इनका वो मेंटेन हुआ होगा। और ये फरहाद साहब ही सेइंग कि जी लिंक का इशू है, हालांकि लिंक का कोई इशू नहीं है यार। तो ठीक है, इसी तरह ये होता है कि एक एडमिन होता है और उस एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने जो भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराना होता है, मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं ना कि अब लेट्स सपोज KFC की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि कोई नया आइटम ऐड करें, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन लोगों ने ऑर्डर करना होता है तो वो कहेंगे जी कि आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर करें। तो ऑनलाइन जो भी उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव या डाटा एंट्री ऑपरेटर बिठाया होगा वो उसको डाटा देंगे कि ये प्रोडक्ट है, ये इमेज है, ये सारा कुछ है, वो ऐड कर देगा और पूरी ब्रांचेस जितनी भी हैं सारों में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बैक एंड पे एक जगह से डाटा सोर्स चेंज होता है, वो ऑटोमेटिकली पूरी वेब पे रिफ्लेक्ट कर जाता है, सारे जहां जहां वो वेबसाइट ओपन होती है। एनीवेज सो हमें बेसिकली चिकन एंड चिप्स पे जाएंगे और इस पे कॉल करेंगे एंड देन वी हैव टू डू इट लाइक इस पे और इस पे। ये मैं डाटा प्रिपेयर कर रहा हूँ तो आप बेशक इस पे टाइम ज़ाया ना कीजिएगा, इसी को मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा तो यहीं से डाटा ले लीजिएगा। बेसिकली अल्टीमेट पर्पस तो सीखना ही है ना। सो दिस और दिस, चलें बाकी दो रह गए। सिग्नेचर बॉक्स एक ले लेते हैं, बोनलेस मील बॉक्स। इसी बहाने मुझे KFC के मेन्यू के नेम आ गए हैं, वरना तो मैं आज तक KFC में ज़िंदगी में एक दफ़ा गया हूँ और वो भी जाके मैं उनके मेन्यू देख के पता ही नहीं लगे कौन सी चीज़ कैसी होगी। सो दैट्स काइंड ऑफ ये आ गया जी मेरा दिस वन दिस वन। ज्वाइन ही नहीं कर रहे, फिर मुझे बार बार कंप्लेन कर रहे हैं जी कि लिंक इशू है। एनीवेज ये हमारा डाटा प्रिपेयर हो गया और अभी हमने 8 प्रोडक्ट्स का डाटा लिया है, तो कैन यू अज्यूम कितना मैसअप क्रिएट हो गया, कितनी ग्रो कर गई ये फाइल। और दूसरा मैसअप क्या क्रिएट हुआ है कि लॉजिक और डाटा दोनों एक ही जगह पे रिजाइड कर रहे हैं, हालांकि दोनों को क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ कंसर्न होना चाहिए। बहरहाल ये बात तो बाद में करेंगे, लेकिन मैं अब यहाँ से ये जो काम है ना एग्जिस्टिंग वाला ये भी हटा दूंगा और ये जो काम है ये भी हटा दूंगा, क्योंकि अब ये पर्सन शर्सन तो आपको एग्जाम्पल के लिए बताए थे ना। ठीक है, मैं जरा इसको जरा प्रॉपरली शेप करता हूँ। अब सबसे
पहली बात तो ये है कि आपको मैंने बताया था कि ऐप के अंदर आप कोई लॉजिक नहीं लिखते। ऐप के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ बाकी कंपोनेंट्स को रैप करते हैं, बाकी कंपोनेंट्स को आके रेंडर करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप के अंदर ही डाटा भी लिख रहा हूँ और ऐप के अंदर ही लॉजिक भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। दैट्स नॉट द केस, दैट्स समथिंग व्हिच इज नॉट डिजायरेबल, सूटेबल। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं डाटा की फाइल ही अलग बना लूँ। व्हाट आई नीड टू डू इज, ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स है जिसमें लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, इनके लिए मैं क्या करूंगा, सोर्स में जाके आप चाहें तो नया फोल्डर बना लें, बना ही लें, जिसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, डेटा। और इसके अंदर आप एक फाइल बना लें जिसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं जस्ट मीनिंगफुल रखने के लिए प्रोडक्ट्स डॉट जेएस, ठीक। मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे ऐप में जाके ये जितनी भी डेटा की फाइल है इसको यहाँ से कट करता हूँ और प्रोडक्ट्स के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेटा है। तो डेटा अलग, लॉजिक अलग, ठीक। दूसरी बात, अब इसी डेटा को मुझे कहीं और यूज करना है, ठीक। तो ये कहीं और किसी और फाइल में ये कैसे यूज हो सकता है, जब यहाँ से क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, ठीक। तो मैं क्या कहूँगा, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स। अब जरा यहाँ एक और बारीक पॉइंट आएगा। इससे पहले मैंने जब जब एक्सपोर्ट किया तो मैंने क्या लिखा था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट या डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ये पहली दफा है कि मैंने एक्सपोर्ट के साथ डिफॉल्ट नहीं लिखा। तो जितने भी जगहों पे मैंने एक्सपोर्ट लिखा था तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और इसके साथ मैंने कैपिटल के साथ फंक्शन का नेम लिखा था। इसका मतलब यह है कि कन्वेंशन है, नेसेसिटी, जरूरी, मैंडेटरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कन्वेंशन है कि जब भी आप फंक्शनल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, डिफॉल्ट के कीवर्ड के साथ। जब भी आप एनीथिंग अदर देन फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट करेंगे या नॉर्मली किसी वेरिएबल का नाम या किसी वेरिएबल को एक्सपोर्ट करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे, किसी अरे को एक्सपोर्ट करेंगे, तो आप डिफॉल्ट साथ लगा दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फर्क पता लग जाएगा थोड़ी देर बाद खुद ही आपको कि जब वेरिएबल्स को आप एक्सपोर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, अरेज को, तो साथ में डिफॉल्ट नहीं लगाते, ठीक। जब आप एक्सपोर्ट के साथ डिफॉल्ट ना लगाएं तो इस एक्सपोर्ट को हम कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं, और जिसके साथ डिफॉल्ट लगा उसको कहते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो अब दो तरह के एक्सपोर्ट होंगे, नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ये बात समझ आ गई है। अब जब हम नेम्ड एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करेंगे तो इसका तरीका भी डिफरेंट होगा। जैसे हम डिफॉल्ट इंपोर्ट्स को क्या करते हैं, इंपोर्ट और उस कंपोनेंट का नेम और आगे उसकी सारी पाथ, ठीक। जब हम प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंपोर्ट करली ब्रैकेट्स। जितने भी नेम्ड एक्सपोर्ट होते हैं उनको हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक। सो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट्स और बाकी काम वही, फ्रॉम पाथ दे दें डेटा के अंदर प्रोडक्ट्स की फाइल। आपको पता है जावास्क्रिप्ट की फाइल की एक्सटेंशन देने की जरूरत हमें नहीं होती। और एक और बात देख लें, जितने भी फंक्शनल कंपोनेंट्स थे जिनके अंदर मैंने JSX लिखना था उनको एक्सटेंशन क्या दी हुई है, जिसके अंदर डेटा है यानी JSX नहीं है उसको मैंने क्या एक्सटेंशन दी हुई है, JS एक्सटेंशन दी हुई है, ठीक। और जब फ्यूचर में मैं इस डेटा को जावास्क्रिप्ट के प्लेन ऑब्जेक्ट से चेंज करके जेसन में बदलूंगा तो फिर इस फाइल की एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, डॉट जेसन। फॉर नाउ इट्स ओके। ये लेकिन ये सारी बातें अपने जहन में रखनी है कि मैं इस तरह से चेंज करूंगा, तो पहले से मेंटली रेडी कर रहा हूँ। तो अब आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि मुझसे आपने इससे पहले ये सवाल नहीं पूछा, और अगर पूछते भी तो मैं उस वक्त आपको डिले कर देता कि आंसर ना देता, कि ये जो यूज स्टेट बिल्ट इन फंक्शन है या हुक है। अच्छा, नॉर्मली अब याद रखिएगा, इससे पहले मैंने इसके लिए लफ्ज हुक इस्तेमाल नहीं किया था। जिस भी फंक्शन, जो भी फंक्शन स्टार्ट यूज के वर्ड के साथ हो, यूएससी यूज, वो क्या होगी, हुक होगी। हुक इज नथिंग बट इज अ फंक्शन, लेकिन इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन जिसका बाकी नॉर्मल फंक्शन से बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी एक से ज्यादा चीजें रिटर्न करता है और फिर उसको यूज करते हैं और कैसे कैसे। तो यूज स्टेट क्या थी, हमारी हुक थी। तो जो हुक को जब हमने इंपोर्ट किया तो हमने करली ब्रैकेट में रखा, यानी उस वक्त हमें ये लग रहा था कि हमने इसके साथ यतीमाना सलूक किया। तो अब आपको पता लग गया कि क्यों इसे हमने इंपोर्ट करली ब्रैकेट में किया, क्योंकि ये जिसने लिख कर एक्सपोर्ट किया था, ये रिएक्ट ने हमें खुद बताया कि ये
कौन सा एक्सपोर्ट है? नेम्ड एक्सपोर्ट है, क्योंकि ये JSX का फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन है। समझ आई बात? तो ये भी यहाँ ऐसे ही है। अब सवाल ये है कि मैं ये चाहता हूँ, ये स्टेट मुझे नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि जितने प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं वो सारे के सारे मुझे यहाँ मिल गए, लिखे हुए वो अलग फाइल में। ठीक, अब मैं ये तीनों कंपोनेंट्स रेंडर करता हूँ, हेडर, मेन और फुटर। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी कि मेन और देन फुटर। अब ये तीनों चीजें मेरी रेंडर हो गई, हेडर कंपोनेंट, मेन एरिया, और अब हेडर फुटर तो मैं बाद में डिजाइन करूंगा, पहले मैं बीच में क्या, मेन एरिया में जाके वो जितनी भी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कर दूं, जाके रेंडर कर दूं। अब वो कैसे रेंडर करूंगा, मैंने आपको कहा जी कि ऐप में आप लॉजिक तो लिखते नहीं है, ऐप में आप क्या करते हैं, सिर्फ कंपोनेंट्स रेंडर करते हैं। तो मैंने कंपोनेंट सारे रेंडर कर दिए। अब जो डाटा डिस्प्ले करना है वो कैसे करें, अब ये चूंकि यूज खत्म हो गया इसका, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। डाटा सारा का सारा किधर आ रहा है, प्रोडक्ट्स में। तो मैं क्या करूं, अगर मेन में डिस्प्ले कराना है तो मैं क्या करूं, इसमें एज अ प्रॉप पास कर दूं पूरे के पूरे डाटा की अरे को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ये प्रॉप का नाम है जो मेरी अपनी चॉइस का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स। ये वो वाला प्रोडक्ट है जो यहाँ से मुझे एज अरे मिल रहा है, और ये प्रोडक्ट आपके पास इधर अरे से आ रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट से लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने आपको कहा था कि हम एक नंबर को भी एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, एक अरे को भी एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट को भी एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या पास कर रहे हैं, एक अरे को एज अ प्रॉप पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं, ये प्रॉप है ना। ये जो प्रॉप है ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब आगे रिसीव होगा तो किस फॉर्म में रिसीव होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा होगा, उस ऑब्जेक्ट की जो है वो प्रोडक्ट्स होगी, और जो वैल्यू है वो पूरी अरे होगी। समझ आई बात, ये नहीं आई? पिछला लेक्चर से मतलब काबू नहीं आया आपके। देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि अगर मैं यहाँ पे भेजता ABC स्ट्रिंग में, ठीक, आगे मुझे क्या रिसीव होता, ऑब्जेक्ट। तो भी प्रॉप में भेजते हैं वो ऑब्जेक्ट रिसीव होता है, आंखें बंद करके याद रख लें, ऑब्जेक्ट रिसीव होगा, उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, प्रोडक्ट्स, और उसकी वैल्यू क्या होगी। बात समझ आई? अब मैं इसकी जगह ये क्या भेज रहा हूं, प्रोडक्ट्स, तो रिसीव क्या होगा, ऑब्जेक्ट की क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, पूरी अरे। ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी नेम और उसके आगे वैल्यू अरे। अगर यहाँ ये होता ना, ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता, नेस्टेड ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अभी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, अरे है। अब इस अरे में क्या आएगा, वो सारे के सारे 8 प्रोडक्ट्स की लिस्ट, और उसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट्स। अब देख रहे हैं कितने डाउन हो गई है नेस्टिंग। ये बात समझ आ गई है, वेरी क्लियर समझ आ गई है। तो आपने परसेप्शन को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा है। तो अब मैंने यहाँ से प्रोडक्ट्स को एज अ प्रॉप पास किया, कहाँ पास किया, मेन में। इसका मतलब रिसीव कहाँ करूंगा, मेन के अंदर ही जाके। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जी कंपोनेंट्स में जाके मेन को। तो यहाँ पे अगर मैं डीस्ट्रक्चर करूं तो क्या मिलेगा मुझे, प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्ट में पूरी अरे पड़ी होगी। समझ आई कि क्यों अरे पड़ी होगी? जान, इसको बड़ा सिंपल ले गए आप। प्रॉप्स तो रिसीव हो गया, ये तो पता है, ये तो पता है। इस प्रॉप्स के अंदर क्या पड़ा होगा, अभी बता के आए हूं पीछे, प्रोडक्ट्स पड़ा होगा, और इस प्रोडक्ट के आगे क्या पड़ा होगा, अरे पड़ी होगी, वैल्यू में पूरी अरे होगी ना। ठीक, तो अगर मैं इसमें से, अच्छा यहाँ में इस प्रोडक्ट को मैं गेट करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट्स, तो मुझे पूरी अरे मिलेगी ना। यानी मैं ये करूंगा, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट्स, तो मुझे क्या मिलेगा, पूरी की पूरी अरे मिलेगी। ऐसे ही है। तो मैं ये डॉट या प्रॉप्स डॉट हटाने के लिए क्या मैं प्रॉप्स की जगह डायरेक्ट इसको यहीं डिस्ट्रक्चर ना कर लूं, जैसे पिछली दफा किया था।
नहीं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यही पूरी अरे मिलेगी, प्रॉप डॉट करने की जरूरत, क्योंकि मैंने इसे डिस्ट्रक्चर कर लिया। तो अब इस प्रोडक्ट में क्या मिलेगा मुझे, पूरी की पूरी अरे मिलेगी। मैप फंक्शन पढ़ा ना, अरे को आइट्रेट कर सकते हैं मैप के साथ। तो मैं यहाँ पी के बजाय क्या कर सकता हूँ, डायनामिक कंटेंट के लिए करली ब्रैकेट्स, प्रोडक्ट्स विच इज दिस अरे डॉट मैप। ये मैप क्या करेगा, अरे के अंदर जाके हर दफा एक प्रोडक्ट उठाएगा, प्रोडक्ट सिंगुलर, इसको कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल कर देगा, और इसकी बॉडी में आके, मैंने क्योंकि बॉडी बना रहा हूं तो रिटर्न का कीवर्ड लिखना है, अदरवाइज रिटर्न का कीवर्ड की जरूरत नहीं होती अगर इसकी करली ब्रैकेट्स ना हो। ये क्या रिटर्न करेगा, JSX। JSX में यहां कह देता हूं जी H1। अब इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ने यही चीजें रखी है ना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्राइस, ठीक। सो ये आ गया टाइटल, ये आ गया जी आपका ई। एरर क्यों दे रहा है, JSX मस्ट रिटर्न ओनली वन एलिमेंट। भूल गए सारा कुछ, दो छुट्टियां क्या गुजरी। ये क्या रिटर्न कर रहा हूं मैं, दो एलिमेंट्स। तो क्या हल है, फ्रेगमेंट टैग्स। क्या हो गया भाई, इसको लाइट ना ले, मैंने आपको बार बार ये कहा है कि अगर आप इससे पीछे फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, मैंने 3-4 हफ्ते सिर्फ इसलिए लगाए हैं उस फाउंडेशन के ऊपर, ताकि आप थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलें, अदरवाइज यू वुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, ठीक। सो अब अगर मैं सिर्फ इतना काम करके वापस जाऊं ना, कंट्रोल एस करके, पहला आइटम, दूसरा, तीसरा, अच्छा मैंने दोनों टाइटल ही करा दिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए था, दिस, पहला आइटम उसकी डिस्क्रिप्शन, दूसरा आइटम उसकी डिस्क्रिप्शन, तीसरा आइटम उसकी डिस्क्रिप्शन, चौथा आइटम उसकी description। सारे आ रहे हैं, गेटिंग इट। इसी तरह गाइस, इसी तरह आइटम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक, सारे पढ़े। तो दिस इज हाउ आई रेंडर्ड द डेटा डायनामिकली। मसला, मसाइल तो बच्चे हैं, स्ट्रांग नहीं है आपके कॉन्सेप्ट अभी। ये मैप वाली कहानी तो समझ आ गई है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कल मैं बूटस्ट्रैप ऐड करके थोड़ा सा इसको स्टाइल करूंगा तो ज्यादा आपको दिखेगा। अब इमेज भी शो करना है, तो टाइटल के बाद या टाइटल से पहले आप क्या करें, इन सारों को ना एक डिव में बना लें, ताकि हम डिव को एक क्लास दे के उसको स्टाइल भी कर सकें, ताकि आपको थोड़ी बहुत तो कुछ इसकी शक्ल नजर आए ना। बिल्कुल ही बदशकला हुआ है सब कुछ। सोर्स में आपको क्या देना है, प्रोडक्ट डॉट, ठीक। अब इमेज आया नहीं, हालांकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इमेज को आना चाहिए, ठीक। सो लेट्स सी फॉर दैट व्हाट हैपेंस। पहली बात तो ये है कि आप सीधा स्ट्रेट अवे, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जी मेरे नजरिए में तो कोई एरर नहीं है, तो आना चाहिए ना प्रोडक्ट। इसका मतलब यहाँ पाथ भी ठीक रीड हो रहा है। इसको क्लिक करें, यानी अगर सब कुछ आपको ठीक लग रहा है, इसको ओपन न्यू टैब करें, तो इमेजेस या स्लैश इमेजेस डॉट स्लैश वन डॉट png, इट्स नॉट रीडिंग दैट इमेज, आई डोंट नो व्हाई। कंट्रोल यू करें, तो कंट्रोल यू में तो आपको यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज
रेंडर डायनामिकली बाय जावास्क्रिप्ट, सोर्स में आएगा। सर साइज शायद साइज वो देखें 0/0 शो कर रहा है, इस वजह से तो नहीं। नहीं साइज इमेज अपना साइज खुद लेके आएगा साथ जब आएगा। वो जब आप आते हैं इमेज पे वो पहले का तो दूसरा 0/0 फ्लैश images, why not? जो मैं गैस कर रहा हूँ ना, नॉर्मली जब हम रिएक्ट में राउटिंग करेंगे ना, अभी आपने राउटिंग नहीं पढ़ी, तो ये वाला स्टाइल राउटिंग का है कि लोकल होस्ट में स्लैश इमेजेस, ये इसको राउट समझ रहा है। राउट का मतलब किसी और पेज पे जाने के लिए। अभी आपको राउटिंग की समझ नहीं आएगी, लेकिन व्हाट आई नीड टू डू इज, आई एम गेसिंग कि मुझे यहाँ पे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, विच इज लाइक const base URL equals to local, which is, let me copy this one और this one, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये करता हूँ और इसको ये करता हूँ। See, shows up or not? यस, ठीक हो गया। अब मुझे सिर्फ ये डॉट हटाना है, which is where, ये देख रहे हैं बीच में डॉट आ रहा, localhost 3000 स्लैश डॉट स्लैश इमेजेस। तो ये स्लैश डॉट स्लैश कहाँ से आ रहा है? जो हमने डाटा फाइल प्रिपेयर की है वहां से आ रहा है। डाटा फाइल में जाके ये जहाँ भी ये डॉट है ना, ये हटा दें, ये हटा दें, ये भी 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 हटा दें। Now let's see it. और what the बदतमीजी is this? I'll check it. यहाँ पे टाइम वेस्ट करना फजूल है फिलहाल, बट डेफिनेटली हम इमेजेस को ऐसे ही देते हैं। क्या इशू है मैं इसको देख लूँगा। एक और काम, आखिरी पॉसिबिलिटी में चेक कर लेता हूँ, जिसमें मैं ये काम भी करके देख लेता हूँ। अच्छा, अब ये दो आ गया, इमेजेस स्लैश इमेजेस, ओके, आई एम क्लोज टू दैट। I'll look into that. बाकी समझ आ गया कि हम कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मैप के जरिए रेंडर करते हैं और फिर मैप तक वो डाटा कैसे पहुंचाते हैं। और इसकी ज़ाहिर है ये अच्छी अप्रोच फिलहाल नहीं है, ये एक अप्रोच है डाटा को रेंडर करने की। इस अप्रोच को हम इम्प्रूव करेंगे, कल और इम्प्रूव करेंगे, परसों और इम्प्रूव करेंगे, और इम्प्रूव करते करते हम प्रॉपर लेआउट उस तरह का बनाएंगे जिस तरह का हमें रिक्वायर्ड। सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो कोई इशू है तो बता दें, और अगर इशू नहीं है तो आई विल स्टॉप इट राइट इन हियर। कोई इशू नहीं है, दैट्स गुड एंड दैट्स ग्रेट। तो फिर इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे यहाँ से आगे। लेकिन मैं अगेन